हेलो एवरीवन, दिस लेक्चर इज़ ऑन प्लेस ऑफ सूइंग जो सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21 के अंदर गिवन है। तो प्लेस ऑफ सूइंग व्हाट इज़ दैट? प्लेस मतलब जो कोर्ट या फोरम जहाँ पे आप अपना सूट लेके इंस्टीट्यूट या फाइल करते हैं, दैट इज़ योर प्लेस ऑफ सूइंग। एंड दिस इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से मेरा तात्पर्य ये है जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जिस पे आपका सूट बेस्ड है, उसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कोई, उसमें आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, दैट इज़ योर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। एंड योर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन is the location on which the jurisdiction of your court is dependent on। कि सपोज अगर आपकी जो लोकेशन है जहाँ पे आपका सूट या कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हो रहा है वो हरियाणा है, तो आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाके आप फाइल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि सेक्शन 15 से सेक्शन 21 में कुछ रूल्स गिवन हैं। अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू फाइल योर सूट इन, डिपेंडिंग ऑन दोज रूल्स यू फाइल योर सूट इन दोज पर्टिकुलर फोरम्स। 15 to 21A से जाने से पहले हमें सेक्शन 9 को देखना पड़ता है, क्योंकि सेक्शन 9 एज यू वुड नो इट्स अ गेटवे प्रोविजन। अगर कोई आप सिविल सूट लाते हैं या फिर सूट ऑफ सिविल नेचर लाते हैं, तो कोर्ट के पास जो ड्यूटी है टू हियर, द सिविल कोर्ट्स हैव द ड्यूटी टू हियर सच केसेस इज बिकॉज ऑफ सेक्शन 9 ओनली। तो सेक्शन 9 की मार्जिनल हेडिंग सेज दैट कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, कि कोर्ट सारे सिविल सूट को ट्राई करेंगे अनलेस बार्ड। तो अगर आपका जो कोर्ट, अगर आपका कोई सिविल सूट है या फिर जो आप मैटर ले जा रहे हैं विच इज़ ऑफ सिविल नेचर, अगर आप वो ले जा रहे हैं किसी कोर्ट में, तो बिफोर सीइंग कि उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, यू वुड हैव टू फर्स्ट सी कि अगर वो बार तो नहीं है सेक्शन 9 के अंडर। अगर सेक्शन 9 के अंडर वो सिविल सूट बार है तो वो फ़ायदा ही नहीं है आपका सेक्शन 15 और 21A के में जाने का, क्योंकि कोर्ट जो सिविल कोर्ट है, बिकॉज इट इज़ बार, इट वोंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट सूट। वो सूट को ट्राई ही नहीं करेगा क्योंकि वो बार्ड है। तो पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कम्स आफ्टर सेक्शन 9, आफ्टर द रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 9 इज सेटिस्फाइड। क्या रिक्वायरमेंट है? कि जो आपका सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए प्लस वो बार नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट है देन वी मूव टू सेक्शन 15 to 21A। तो जो प्लेस ऑफ सूइंग है उसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जो सेक्शन 15 है इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप जब कोई भी सूट फाइल करेंगे इन रिस्पेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यू विल गो फर्स्ट टू द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दोनों ही कॉम्पिटेंट है, दोनों ही पिक्यूनरी वैल्यू के हिसाब से कॉम्पिटेंट है टू टेक अप दैट केस, तो आप कौन से कोर्ट में जाएंगे? फॉर श्योर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि दैट इज द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। नाउ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, मतलब दैट इज द location of the court, as in the location which will be determining the jurisdiction of the court, the authority of the court. So section 16 to 18 it is dealing with immovable property. Now section 19, which is the next to section 18, it talks about compensation for wrongs to person or to movable property. हमारा पहले immovable है, फिर then immovable, और जो wrongs to person it is basically tort. देन सेक्शन 20, अब जो सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 19 में जो भी केसेस कवर नहीं हुए हैं, दे ऑल विल गेट कवर्ड इन सेक्शन 20, तो इसीलिए हम इसको रेजिड्यूरी सेक्शन बोलते हैं। एंड देन व्हेन यू हैव टू रेज एन ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन, तो सेक्शन 21 आ जाता है। तो सेक्शन 21 इज रिकॉग्नाइजिंग द वेरी वेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल कि अगर आपका कोई भी डिफेक्ट होता है पिक्यूनरी या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेके, दैट कैन ऑल्सो बी वेव्ड ऑफ। मतलब कि अगर कोर्ट के पास नहीं था और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, डिक्री दे दी, तो कोर्ट की जो डिक्री है वो नलिटी नहीं होगी, क्योंकि दिस डिफेक्ट कैन बी वेव्ड ऑफ, बिकॉज ये सेक्शन 21 ये प्रिंसिपल लाता है। देन वील गो बाय वन टू ईच सेक्शन बहुत ही डिटेल में। तो हमारा पहला है सेक्शन 15 की मार्जिनल हेडिंग है कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, कि आप कौन से कोर्ट में जाएंगे अपना सूट फाइल करने। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है फाइल करना। तो सेक्शन 15 इज टॉकिंग अबाउट पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। एंड नाउ व्हाई एम आई सेइंग पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन? तो पढ़ते हैं क्या है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड मतलब फाइल्ड, एवरी सूट शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। लोएस्ट ग्रेड मतलब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सबसे जिसका लोएस्ट है। एज एन अगेन आई विल गिव यू द सेम एग्जाम्पल। अगर हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दोनों ही आपकी कॉम्पिटेंट है टू ट्राई दैट सूट, क्योंकि पिक्यूनरी वैल्यू दोनों के अंडर आ रही है। सपोज मेरा जो सूट है वो 2 करोड़ के विद इन है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपका
2 करोड़ तक के ले लेता है और हाई कोर्ट भी एंटरटेन कर सकता है। तो आप इस सिनेरियो में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे क्योंकि दैट इज द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो सेक्शन 15 is basically talking about pecuniary jurisdiction of the court and saying to the plaintiff or whoever will be filing, saying to that person कि आप उस कोर्ट में जाएंगे जिसका लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट है। एंड दिस इज बेसिकली अ रूल ऑफ प्रोसीजर जो प्लेंटिफ के लिए एडवाइजेबल है कि फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वीनियंस एंड इट इज़ वेरी टेक अवे द बोर्डन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड्स। अगर हम लोअर ग्रेड्स में थोड़े थोड़े जो केसेस सॉल्व कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो हायर ग्रेड पे जो केसेस अगर लोअर ग्रेड पे नहीं जाते हम पहले, तो वो ओवर बर्डन हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ना हो तो पहले हम लोअर ग्रेड पे जाते हैं। तो दिस रूल इज़ अ रूल ऑफ प्रोसीजर, बट अगर इन केस जैसे मैंने उस एग्जांपल में बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट है, अगर उस केस में अगर हाई कोर्ट ने सुन लिया और हाई कोर्ट ने डिक्री दे दी तो क्या वो नलिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन सेक्शन 15 इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर, ये आपके जुरिस्डिक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अगर 2 करोड़ वो हियर कर सकता है तो वो हियर करेगा। ये नहीं है कि अगर उससे छोटा कोर्ट है जो 2 करोड़ का हियर कर सकता है वो कर सकता है तो आपका बड़ा कोर्ट नहीं कर सकता। नहीं, इट कैन स्टिल डू इट क्योंकि इट्स अ रूल ऑफ प्रोसीजर, मियरली अ रूल ऑफ प्रोसीजर। इट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द डिक्री पास बाय दैट हायर ग्रेड ऑफ कोर्ट। देखो, अगर डिक्री पास बाय कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड तो इट विल बी नॉट अ नलिटी because it is merely an irregularity covered by section 99 of the court and the decree passed by the court is not a nullity. section 99 जिसकी marginal heading ये कहती है कि no decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits or jurisdiction। मतलब अगर जब तक कोई इरेगुलरिटी या एरर मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन को हिट नहीं कर रहा है तो इट कैन नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द डिक्री। सेक्शन 99 ये बोल रहा है और हम ये बोल रहे हैं सेक्शन 15 इट डज नॉट अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये सिर्फ मियर प्रोसीजर है। और अगर सेक्शन 15 के अगेंस्ट किसी ने डिग्री पास कर दी, कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड ने डिग्री पास कर दी, तो इट वोंट बी अ नलिटी, इट वोंट बी अ नलिटी, आई एम सॉरी, बिकॉज सेक्शन 99 से ये वेव ऑफ कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट अगेन ताकि हायर कोर्ट बर्डन्स ना हो जाएं और एक कन्वीनियंट होता है पार्टीज के लिए एंड द विटनेसेस हु मे बी एग्जामिन्ड इन सच सूट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोड्स ऑफ वैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक सूट को फाइल करने के लिए प्लेंटिफ एक प्लेंट लाएगा, उस प्लेंट में मटेरियल फैक्ट्स होते हैं और प्लस ये भी होता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो कैसे है। तो उसमें अगर प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट की जो वैल्यू है वो 10,000 डिसाइड कर रखी है और कोर्ट को लेटर ऑन पता चलता है वो तो 15,000 की वैल्यू है, बट कोर्ट के पास तो ओरिजिनली जुरिस्डिक्शन सिर्फ 10,000 की वैल्यू को एंटरटेन करने का था। लेकिन इसमें कोर्ट अब कोर्ट के पास जो पावर है वो चली नहीं जाएगी क्योंकि जो मोड ऑफ एवेल्युएशन है इट इज़ डन प्राइमा फेसी ऑन द प्लेंटिव्स वैल्यूएशन। अब जो भी प्लेंटिव वैल्यूएशन देगा तो उसी पे बेस्ड हो जाएगा कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। और इवन इफ अगर उस लेटर ऑन इट टर्न्स आउट दैट की पेक्यूनियरी वैल्यू ज़्यादा थी दैन व्हाट द कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, वो स्टिल इट कैन ट्राई। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ एवेल्युएशन इज डिटरमाइंड बाय प्लेंटिव्स वैल्यूएशन। नाउ वी मूव टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 इज टॉकिंग अबाउट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अभी तक हमने सेक्शन 15 पढ़ा जो कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा था, और जैसे मैंने बताया था जो हमारा प्लेस ऑफ सुइंग का कॉन्सेप्ट है विच इज़ इन बिटवीन सेक्शन 15 टू सेक्शन 21A, वो सिर्फ पेक्यूनियरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। एंड दी ओनली सेक्शन विच इज़ रेलिवेंट टू पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन वही सेक्शन 15 था, और उसमें सिंपल सी बात थी कि आप लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में जाएंगे बिफोर गोइंग टू अ हाईएस्ट ग्रेड कोर्ट। and that whole principle is based on this convenience का concept and plus कि हमारे higher court burden ना हो जाए और lower court में cases चले जाएं अगर जा सकते हैं तो। Now section 16 we are talking about territorial jurisdiction का concept। जैसे अगर आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में देखा हो या फिर अगर आपने CRPC पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा कि कोई भी क्रिमिनल केस लाने के लिए एक उस कोर्ट में जाते हैं जिसके जुरिस्डिक्शन के विद इन क्राइम कमिट हुआ है, राइट। तो उसी हिसाब से सिविल प्रोसीडिंग में भी थोड़ा सिमिलर सिनारियो है कि आप उसी कोर्ट में जाते हैं जिसके जुरिस्डिक्शन के विद इन आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। एंड दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी वेल नोन, और इसी प्रिंसिपल को सेक्शन 16 रीइटरेट करता है कि एनी एक्शन अगेंस्ट रेस्ट मतलब सब्जेक्ट मैटर,
किसका सब्जेक्ट मैटर? उस सूट का सब्जेक्ट मैटर। एनी एक्शन अगेंस्ट रेस और प्रॉपर्टी शुड बी ब्रॉट इन द फोरम वेयर सच रेस इज सिचुएटेड। बेसिकली आप उस कोर्ट में जाएंगे जिसके जुरिस्डिक्शन के विद इन वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। और सेक्शन 16 इज टॉकिंग अबाउट ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो प्रॉपर्टी फिक्स्ड है एक जगह पे। एंड व्हेन जब वो फिक्स्ड है, अनलाइक मूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन हमेशा सेम रहेगी। अगर हमेशा सेम रहेगी तो अगर उस पर कोई भी आपको एक्शन लाना है तो वेयर एवर दैट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आप उसी कोर्ट में जाएंगे। राइट नाउ सेक्शन 16 में आपके ए से लेके ई तक बहुत सारे सिनारियोज इन्विजन कर रखे हैं ना। एनी suit which pertains to immovable property would probably fall in section 16, क्योंकि section 16 में इतने सिनारियोज गिवन है कि कोई ना कोई सिनारियो आपके रिलेवेंट हो जाएगा अगर आप immovable property का कोई केस ला रहे हैं, कोई सूट ला रहे हैं जिसका बेसिस या जिसका सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो सेक्शन 16 आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। नाउ सेक्शन 16 का ए पार्ट इज टॉकिंग अबाउट रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ये पता ही होगा आपको, मॉर्गेज में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मॉर्गेज्ड। उसका हाइपोथिकेशन और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं, और मॉर्गेज में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। या फिर और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ ऑन सीइंग एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये जो सेक्शन है कितना वाइड है। ये कोई भी राइट या कोई भी इंटरेस्ट, मतलब कोई भी सूट जिसका इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, दैट कैन फॉल अंडर सेक्शन 16, क्योंकि ये सेक्शन 16 इतना वाइड है। और फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अगेन द जनरल प्रिंसिपल इज, अगर आपको कोई भी एक्शन लाना है अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर और प्रॉपर्टी, वैसे सब्जेक्ट मैटर और प्रॉपर्टी, दैट एक्शन शुड बी ब्रॉट इन द फोरम। वो उस फोरम में या उस कोर्ट में जाएंगे जिसके जुरिस्डिक्शन के विद इन आपकी वो रेस या प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रिलीफ जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है एक सूट में, जब कोई भी प्लेंट सूट फाइल करता है, सूट में कोई प्लेंट फाइल करता है, तो उस प्लेंट में वो प्रेयर भी बताता है, मतलब उसकी क्या क्या मांगे हैं फ्रॉम दैट प्रोसीडिंग। अगर उसके फेवर में केस जाता है तो उसको क्या क्या रिलीफ या मांगे चाहिए ना, अगर वो सारी मांगे या फिर वो सारी रिलीफ अगर वो ऑब्टेन कर सकता है थ्रू डिफेंडेंट्स पर्सनल ओबीडियंस, कि वहाँ पे सिर्फ कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट को सिर्फ डिफेंडेंट को बताना है कि उसको ये एक्शन करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई इंजंक्शन की बात करते हैं, जिसमें एक इंजंक्शन इज काइंड ऑफ अ रेमेडी, सिविल रेमेडी होती है, जिसमें कोर्ट क्या बोलता है, डिफेंडेंट या फिर किसी भी पार्टी के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट इंजंक्शन का ऑर्डर मिला है, उस पार्टी को बोल देता है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो वो एक जो रेमेडी है उसको हम पर्सनल ओबीडियंस कहते हैं। अगर कोई भी रिलीफ पर्सनल ओबीडियंस से मिल सकती है तो उस टाइम पे प्लेंटिफ के पास बहुत सारे फोरम चूज करने के ऑप्शन होता है। फोरम इज बेसिकली कोर्ट रूम्स। तो नाउ देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस विच प्लेंटिफ कैन चूज फ्रॉम, कि ईदर जो हमारा जनरल प्रिंसिपल कहता है, ईदर जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जो हमारा जनरल रूल ही है, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट इज एक्चुअली ऑल वॉलंटरीली रिजाइडिंग, कि जहाँ पे वो रह रहा है, या फिर वेयर ही इज़ कैरिंग ऑन बिजनेस, या फिर जहाँ पे ही इज़ पर्सनली वर्किंग फॉर गेन। तो अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू सुनाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम सुमित का। सुमित इज अ डिफेंडेंट एंड एज अ प्लेंटिफ, वो आपका डिफेंडेंट है। एज अ प्लेंटिफ नाउ यू हैव कपल ऑफ ऑप्शन। अब सुमित का सिनारियो देखते हैं। सुमित जो है ही इज़ लिविंग इन दिल्ली एंड ही इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, मतलब ही इज़ रिजाइडिंग इन दिल्ली और कैरीज ऑन बिजनेस, सॉरी नॉट कैरिंग बिजनेस बट पर्सनली वर्किंग इन दिल्ली एज एन एडवोकेट, और इसका एजेंट इज कैरिंग बिजनेस ऑन हिज बिहाफ इन मुंबई। तो आप कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं, आप दिल्ली में भी फाइल कर सकते हैं, आप मुंबई में भी फाइल कर सकते हैं, बिकॉज देयर ही इज कैरिंग ऑन बिजनेस। दिल्ली में वो पर्सनल वर्क कर रहा है या फिर वो रह रहा है। और इधर आपके पास ये भी ऑप्शन है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जो कि सब्जेक्ट मैटर है आपके सूट का। देन पर्सनल ओबीडियंस पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, जो जैसे मैंने बताया कि पर्सनल ओबीडियंस इज आज दो सिनेरियो जहाँ पे सिर्फ कोर्ट को आपसे एक काम करवाना है या फिर वो काम नहीं कराना है। अब उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल कोट करा है यहाँ पे। दो व्यक्ति हैं अमित एंड प्रियंका, दे आर जॉइंट ओनर्स। वो एक प्रॉपर्टी एक्स को जॉइंटली ओन करते हैं। वो प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, हरियाणा में। ना अमित जो है वो दिल्ली में रहता है,
अब प्रियंका को पता चलता है कि जो अमित है ही इज़ ट्राइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, और वो समवन एल्स कौन है, वो रिया है, रिया। अब अगर प्रियंका को वो सूट लाना है, अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से जुरिडिक्शन में सूट रहेगा, कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है विच इज़ इन हरियाणा, या फिर जहाँ पे अमित रह रहा है जो कि दिल्ली में है। देखो, अगर हम सेक्शन 16 के जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से जाएं, जो प्रिंसिपल ये कह रहा है कि उस फोरम में जाएंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो हम बोलेंगे कि प्रियंका सिर्फ हरियाणा जा सकती है क्योंकि जो प्रॉपर्टी एक्स है दैट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। लेकिन हमने एक्सेप्शन में पर्सनल ओबीडियंस का कॉन्सेप्ट सुना था। अब उस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं। सपोज अगर प्रियंका के फेवर में कोर्ट की रूलिंग आती है, तो प्रियंका ने रिलीफ क्या मांगी है कि कोर्ट रोके कि ए सेल ना करे प्रॉपर्टी। तो द ओनली थिंग इन दिस सिनेरियो, अगर प्रियंका के फेवर में रूलिंग आती है तो अमित को क्या करना है, अमित को बस वो जो कोर्ट का ऑर्डर है दैट कि अमित सेल नहीं करेगा उसको मानना है। ही डज नॉट हैव टू डू एनी थिंग, उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसको ही डज नॉट हैव टू फ्लाई आउट टू हरियाणा, उसको हरियाणा जाके कोई रजिस्ट्री में चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करने हैं, उसको ना कि वो प्रॉपर्टी प्रियंका के नाम करनी है। प्रियंका का सिर्फ रिलीफ क्या था कि उसको ये चाहिए कि अमित वो प्रॉपर्टी सेल ना करे, और कोर्ट अगर ऑर्डर देती है और अमित को सिर्फ क्या करना है, वो ऑर्डर मानते हुए कि कुछ नहीं करना है अमित को। तो इन दैट सिनेरियो अमित कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं कर रहा है, सच एज ट्रैवलिंग टू अनदर प्लेस और फॉर द रजिस्ट्री ऑफ लैंड और फॉर सबमिटिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड, उसको कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए जो हम प्रियंका को रिलीफ दे रहे हैं, इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी इनकन्वीनियंस टू अमित, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको बस वो ओबीडियंस, वो जो डिसीजन है वो उससे अबाइड बाय करना है। हिज पर्सनल ओबीडियंस इज हियर बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो जो ऐसी रिलीफ होती हैं, ऐसी रेमेडी होती हैं जिसमें जो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई रूलिंग आती है और उसको कुछ नहीं करना होता, उसको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती, उसको बस एक चीज़ इधर ही हैज़ टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्ट। एब्सटेन मतलब वो एक्ट ना करना, इधर उसको वो करना है या नहीं करना है। तो ऐसी रेमेडी को इक्विटेबल रेमेडी कहते हैं। उस पॉइंट पे उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना होता, और इस सिनेरियो में जैसे अमित को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना है, इसलिए जो रेमेडी है वो इक्विटेबल रेमेडी है। नाउ पीपल हु आर डायरेक्टेड टू परफॉर्म सच डिसीजंस कैन सैटिस्फाई देम सिंपली बाय एब्सटेनिंग, सिंपली बाय नॉट डूइंग दैट एक्ट। अब यहाँ पे अमित को क्या है, ही सिंपली हैज़ टू नॉट गिव अवे दैट प्रॉपर्टी, मतलब उसको सिंपली क्या करना है कि उसको रिया को सेल नहीं करनी है। और यही एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज बेसिकली पर्सनल ओबीडियंस। और पर्सनल ओबीडियंस हमारा एक नेचर ऑफ पर्सनल कमांड है कोर्ट के द्वारा ऑन डिफेंड। कोर्ट बोलता है कि आपको ऐसा या ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है, तो उस केस में अगर डिफेंडेंट को बस वो चीज़ में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है, उसको बस वो बात माननी है, तो उस सिनेरियो में उसको हम पर्सनल ओबीडियंस कहते हैं। और अगर ऐसी कोई रिलीफ या मांग ऑफ प्लेंटिफ जो कि पर्सनल ओबीडियंस से सॉल्व हो जाए, जो कि जैसे कि यहाँ पे हमारे में प्रियंका ने मांग करी थी कि सिर्फ रिया को प्रॉपर्टी नहीं देनी, तो सिंस प्रिया हैज़ प्रेड टू द कोर्ट टू स्टॉप अमित फ्रॉम सेलिंग द प्रॉपर्टी, तो उसको बस अमित को रोकना था और कोर्ट बोल देगी कि अमित ना करिए, तो ये जो रिलीफ है, शी इज़ गेटिंग द रिलीफ जस्ट फ्रॉम पर्सनल ओबीडियंस ऑफ अमित, की पर्सनल ओबीडियंस अमित के उसी से उसका रिलीफ सेटिस्फाई हो रही है। तो इसीलिए एक्सेप्शन को बरकरार रखते हुए एक्सेप्शन क्या कहता है कि हमारा जो डिफेंडेंट है अगर वो दिल्ली में रहता है या फिर अगर वो कहीं पे भी रहता है तो आप उस जुरिस्डिक्शन में भी जा सकते हैं। जैसे अमित दिल्ली में रह रहा है तो प्रियंका कैन वेरी वेल गो टू दिल्ली। इसलिए नाउ योर आंसर फॉर वेदर जुरिस्डिक्शन लाइज इन हरियाणा और दिल्ली और बोथ, इट इज़ बोथ। बट ये जो कॉम्पिटेंसी है कोर्ट की, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ क्लेम्ड। अब जैसे रिलीफ में अगर प्लेंटिफ ने मांगा होता, प्रियंका ने मांगा होता कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके नाम कर दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अब अमित के सिर्फ पर्सनल ओबीडियंस से काम नहीं चलेगा। अमित को मतलब यहाँ पे ही हैज़ टू फ्लाई आउट टू हरियाणा, उसको हरियाणा जाना पड़ेगा, उसको वहाँ पे रजिस्ट्री में चेंज कराना पड़ेगा, उसको पूरे डॉक्यूमेंट साइन वाइन करने पड़ेंगे। तो ये सब जो इनकन्वीनियंस जो होगा वो सिर्फ पर्सनल ओबीडियंस से काम नहीं होगा। तो इसीलिए दैट रिलीफ कांट बी क्लेम्ड थ्रू पर्सनल ओबीडियंस एंड दैट रिलीफ कैन ओनली बी क्लेम्ड इफ़ कोर्ट अपना इंटरफेरेंस लाता है, एग्जीक्यूशन उसका कोर्ट इन्फोर्स कराता है, तभी वो रिलीफ हो सकती है। आप ये चीज़ समझिए कि पर्सनल ओबीडियंस में कोर्ट का सेंस, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं है तो वो कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं करा सकता कोई ऐसी डिक्री, बट वो कोर्ट क्या कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है अमित को
कि तुम ऐसा करो, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट एज सच डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर रहा, बस कोर्ट अमित की ओबीडियंस को इन्फोर्स करा रहा है, उसकी ओबीडियंस को इन्फोर्स करा रहा है, वो प्रॉपर्टी में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता कोर्ट। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे टोटली रिलीफ एक पर्सन ओबीडियंस से सेटिस्फाई हो सकती है, आप एक्सेप्शन को फॉलो करिए। देन दिस हर्षद चिमान लाल मोदी वर्सेस डीएलएफ का केस कहता है, वेरी इंटरेस्टिंग केस, एंड आई वुड एडवाइस यू टू गो अप एंड रीड दिस होल केस। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट और डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैंने ये पूरी लेक्चर सीरीज़ भी इन्हीं केसेस को पढ़ के बनाई है, तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप भी पढ़िए। तो ये केस कहता है कि जो सेक्शन 16 का जो एक्सेप्शन है वो एक एक्सेप्शन की तरह ही पढ़िए, आप ऐसे मत पढ़िए कि जो सेक्शन का वो इनलार्ज कर रहा है। इसका मतलब जो सेक्शन 16 में गिवन है कि आप डिफेंड के घर पे या उसके वर्क प्लेस पे या फिर जहाँ पे वो पर्सनली वर्क कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है वहाँ पे भी आप फाइल कर सकते हैं, वो एक एक्सेप्शनल सिनारियो है। वरना आप जनरली क्या प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, वो कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। नाउ सेक्शन 17 वी आर मूविंग टू, अब ये भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन सिर्फ सेक्शन 15 बात करता है। नाउ सेक्शन 16 ऑनवर्ड्स हमारे सारे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मेरे हेक्सागन बना रखे हैं मैंने कोर्ट की, ये कोर्ट के जुरिसडिक्शन मान लो कि कोर्ट को इतनी टेरिटरी दे दी है कि इतने केस आपको सुनने हैं, ये कोर्ट 1 का है, कोर्ट 2 का है। और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो दोनों कोर्ट के जुरिसडिक्शन में लाई कर रही है, देखो ये प्रॉपर्टी हल्की सी कोर्ट 1 के उसमें भी है, जुरिसडिक्शन में भी है, और ये हल्की सी कोर्ट 2 के जुरिसडिक्शन में भी है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है, हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड एट एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ उस जुरिसडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। मतलब कोई भी कोर्ट में हम जा सकते हैं जहाँ पे कोई पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, बट राइडर ये है, बट प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। कि बेसिकली जैसे अगर प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा कोर्ट 1 में और आपको कोर्ट 1 में ही जाना है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि कोर्ट 1 के पास पूरी प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए जुरिसडिक्शन थी। मतलब सपोज ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है और कोर्ट 1 का सिर्फ 20 लाख का जुरिसडिक्शन है और कोर्ट 2 का 2 करोड़ में जा सकता है, तो आप कोर्ट 1 में नहीं जा सकते इवन इफ प्रॉपर्टी थोड़ी सी लाई करती है कोर्ट 1 के जुरिसडिक्शन में। क्यों? क्योंकि प्रोवाइडेड ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट, कि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट तो हो उस पूरी प्रॉपर्टी के पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को लेके। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो नहीं जा सकते। अदरवाइज इन अ सिनेरियो जहाँ पे कोर्ट 1 और कोर्ट 2 दोनों पूरी प्रॉपर्टी के पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन से कॉम्पिटेंट हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को लेके वो कॉम्पिटेंट हैं, तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। Now section 18 is talking about place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain। जब हमें नहीं पता कि कौन सा jurisdiction लगेगा, कि कौन से कोर्ट के विदिन ये प्रॉपर्टी लाई करती है, तो बेसिकली कोर्ट को क्या करना है, अपना ये जो satisfaction as to uncertainty, मतलब कि ये बताना है कि हमें लगता है कि uncertain है, उसका जुरिसडिक्शन हमें नहीं पता कि कौन से कोर्ट में लाइक करेगा, तो मे आफ्टर रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ दैट सूट। उसको बस ये रिकॉर्ड में लिखना है कि अनसर्टेन है प्रॉपर्टी का जुरिसडिक्शन, तो हम इसको एंटरटेन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी कोर्ट की जुरिसडिक्शन हिट नहीं करेगी, कोर्ट कैन प्रोसीड विद दैट ट्रायल, नॉट ट्रायल, प्रोसीडिंग। Section 19 is talking about suit for compensation for wrongs to person or movable। अगर कोई movable property पे wrong होता है या फिर wrong done to person है, तो a suit may be brought at the option of plaintiff either at, अगर रॉन्ग कोई डन है तो ईदर एट द प्लेस विद द रॉन्ग इज कमिटेड, जैसे क्रिमिनल में हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सीआरपीसी में ये होता है जहाँ पे ऑफेंस कमिटेड होता है उसी जुरिसडिक्शन के कोर्ट में आप जाते हैं। वैसे ही सिमिलर सा आइडिया लगा लो कि रॉन्ग डन टू एनी मूवेबल, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर जिस प्लेस में उसके साथ रॉन्ग हुआ है उसी प्लेस के कोर्ट में आप जाएंगे तो जुरिसडिक्शन उसी प्लेस का होगा। बट जब कोई रॉन्ग डन टू अ पर्सन है तो प्लेंटिफ के पास देयर आर चॉइस ऑफ फोरम टू दैट प्लेंटिफ, कि जहाँ पे प्लेंटिफ रिसाइड करता है या फिर बिजनेस कैरी करता है या फिर पर्सनल वर्क ही वर्क फॉर गेन देयर। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन है कि सपोज ए दिल्ली में रह रहा है और ही बीट्स अप बी, वो बी को कैलकाटा में जाके मार देता है, मतलब घुसा मार देता है जो भी।
नाउ बी में स्यू ए ईदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। जैसे हमारा रॉन्ग डन टू पर्सन में है कि जहाँ पे प्लेंटिफ जहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है या फिर जहाँ पे वो रॉन्ग कमिट हुआ है, ठीक है। तो जैसे कैलकाटा में रॉन्ग कमिट हुआ था तो प्लेंटिफ के पास वो कैलकाटा में भी जा सकता है या फिर दिल्ली में जा सकता है क्योंकि डिफेंडेंट इज़ रिजाइडिंग देयर। अनदर इलस्ट्रेशन दोनों ही बेयर एक्ट्स हैं वैसे। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कैलकाटा स्टेटमेंट ऑफ डेफेमेटरी ऑफ बी। तो रॉन्ग का कमिट हुआ है कैलकाटा में, ठीक है। एंड बी में स्यू ए ईदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली क्योंकि दिल्ली में कौन रह रहा है, डिफेंडेंट हमारा। नेक्स्ट यू मूव टू सेक्शन 20। सेक्शन 20 को हम रेजिडरी सेक्शन बनाते हैं क्योंकि 15 से 19 तक हमें कुछ सिचुएशन गिवन थी कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो आपको इन इन सेक्शंस के विद इन जगहों पे जाना है, इन प्लेस ऑफ सुइंग पे आपको जाना है। बट सेक्शन 20 इज़ रेजिडरी सेक्शन। बेसिकली मतलब इसका ये है कि सेक्शन 20 जो भी सिनेरियो विच वोंट फॉल इनटू सेक्शन 15 और 19 वो हम सेक्शन 20 में फॉल करा देंगे, ठीक है। कवर्स दोज केसेस नॉट फॉलिंग विद इन द लिमिटेशन ऑफ सेक्शन 15 to 19। पढ़ते हैं हम। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एफोर्सेड। एफोर्सेड मतलब जो पहले आपने लिमिटेशन पढ़ी हैं, पहले कौन सी 15 से लेकर 19 तक जो आपने जुरिस्डिक्शन जो आपने लिमिटेशंस पढ़ी हैं। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। देखो सेक्शन 20 बात कर रहा है कि जो जो लिमिटेशन 15 to 19 में है सब्जेक्ट टू दैट, मतलब अगर आपका कोई भी केस सेक्शन 15 to 19 के विद इन फॉल करता है तो सेक्शन 20 अप्लाई नहीं होगा। बट इन अ सिनेरियो वो अप्लाई नहीं करता है तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। कौन से जुरिस्डिक्शन में, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है होली और पार्टली, मतलब जहाँ पे डिफेमेटरी देखा हमने, जैसे जहाँ पे डिफेमेटरी स्टेटमेंट इशू करी जा रही है, कहाँ पे करी जाती है, कैलकाटा में। तो हम कहाँ गए थे, कैलकाटा में, राइट। और जहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है, बिजनेस कैरी कर रहा है, वर्किंग देयर पर्सनली, ठीक है। या फिर वेयर के, अब यहाँ पे हमने बात करी थी एक डिफेंडेंट की, या फिर एक सिनेरियो में जहाँ पे दो और या फिर उससे ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एनी ऑफ देम। वहाँ पे किसी भी एक भी डिफेंडेंट के आप जहाँ पे वो रह रहा है या बिजनेस कैरी कर रहा है फिर पर्सनल गेन के लिए वो वर्क कर रहा है। देखो अब हाँ, दो से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं। अगर आप एक डिफेंडेंट के ही सिचुएशन को देखते हुए कि एक डिफेंडेंट वो डिफेंडेंट कहाँ रह रहा है और बाकी डिफेंडेंट का आप नहीं देख रहे, तो उसमें थोड़ा हमारा सिचुएशन आ जाती है, राइडर ही आ जाता है कि इधर आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए कि आप सिर्फ एक डिफेंडेंट की घर में जा रहे, घर की जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं तो कोर्ट की परमिशन चाहिए कि बाकी जो डिफेंडेंट हैं उनको हम नहीं देखेंगे कि बाकी लोग कहाँ रह रहे हैं। हम कोर्ट की परमिशन से सिर्फ एक डिफेंडेंट को, कोई भी डिफेंडेंट हो सकता है, वो सिर्फ उसी डिफेंडेंट की जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, जहाँ पे वो बिजनेस चला रहा है, उस पर जा सकते हैं। या फिर अगर कोर्ट की परमिशन के अलावा भी एक सिचुएशन और हो सकती है कि जहाँ सपोज़ आपने डिफेंडेंट ए के घर के जुरिस्डिक्शन में आप गए हैं और जो डिफेंडेंट बी और सी है वो कहीं और रहते हैं, लेकिन बी और सी ने अपनी कंसेंट दे दी कि कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप डिफेंडेंट ए के घर वाले जुरिस्डिक्शन में आप जा सकते हैं। तो दैट कैन हैपन टू, ठीक है। द डिफेंडेंट हु डू नॉट रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन एट दैट प्लेस एक्वायर्स, मतलब कंसेंट देना इन सच इंस्टीट्यूशन, केस इंस्टीट्यूशन। Now section 20 में is talking about objections to jurisdiction कि suppose कि अगर आप कोई अपीलेट लेवल पे जा रहे हैं, आपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में गए, उसके बाद हाई कोर्ट में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वैसे ही अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला सॉल्व हो जाता है लेकिन आपको क्या करना है, अपीलेट कोर्ट में जाना है और आपने अपीलेट कोर्ट में जाके बोला कि भाई जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा केस हुआ उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं। नाउ व्हाट दिस इज, इट इज़ ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। अब सेक्शन 21 क्या कहता है, जनरल रूल ये है कि अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन इज़ अ नलिटी, कि अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो जो डिक्री है वो नलिटी है, उसको हम नहीं मानेंगे, इट हैज़ नो इन्फोर्समेंट इन लॉ एंड नीदर द एक्विजेंट नॉट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द पार्टीज कैन कन्फर जुरिस्डिक्शन। कि अगर कोई पार्टी दोनों मिलके बोल देती है हमें चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, चाहे इवन दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन दोनों के कंसेंट से भी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं मिल सकता जो कोर्ट के पास नहीं है।
तो इफ़ अ कंडीशन विच गोज टू द रूट ऑफ जुरिस्डिक्शन हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड फुलफिल्ड, अगर कोई भी चीज़ जुरिस्डिक्शन के रूट पे जाती है तो वो कोर्ट की पावर टू गिव डिक्री और टू हियर दैट केस वो ले लेती है, राइट। तो अब ये जनरल रूल हो गया कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सिनारियो जहाँ पे ये ऐसे भी हैं जहाँ पे ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होता। सपोज़ ये जो जनरल रूल है ना, ये सिर्फ सब्जेक्ट मैटर तक अप्लाई होता है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन तक अप्लाई होता है, वो टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में अप्लाई नहीं होता है। सपोज़ एक फैमिली कोर्ट है, अगर आप फैमिली कोर्ट में एक कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ले आते हैं या फिर टैक्सेशन का डिस्प्यूट ले आते हैं, तो वो कभी भी फैमिली कोर्ट वो सुन ही नहीं सकता, इवन दो वो दोनों पार्टी मिलके बोल दे कि नहीं नहीं हमें ये टैक्सेशन का केस फैमिली कोर्ट में ही देना है, वो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आप नहीं ला सकते जो उसके पास नहीं है, ठीक है। बट जो पिक्यूनरी या फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो उस पर ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होता है। पढ़ते हैं, however, this does not apply to territorial or pecuniary jurisdiction in as much as objection to such jurisdiction are regarded by the court as merely technical। अब इन jurisdiction को technicalities के basis पे वो apply कर देते हैं कि कोई नहीं, अगर नहीं था हम फिर भी objection raise नहीं करेंगे, और अगर objection raise हुआ है तो उसको हम इतना value merit नहीं देंगे। And unless raised at the earliest possible opportunity, they will not be entertained in appeal or revision for the first time। बेसिकली अगर कोई कोर्ट था जिसके पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी और उस कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है, एंड इवन दो इन दोनों पार्टीज़ ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है इन द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, मतलब जैसे जब इशू फ्रेम हो रहे थे किसी पार्टी ने नहीं बोला कि आपके इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, और इशू फ्रेम हो गए, ट्रायल हो गया, हियरिंग हो गई एंड डिक्री भी आ गई है। अब एक पार्टी अपीलेट में जाके, अपीलेट या रिवीजन में जाके बोल रही है कि अब इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था तो इसकी डिक्री वैलिड नहीं है। तो अब सेक्शन 21 क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं कर सकती कोई भी पार्टी। तो सेक्शन 21 इज टॉकिंग अबाउट नो ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। नहीं अलाउ होगा अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आप रेज कर रहे हैं रिविजनल या अपीलेट कोर्ट में, ठीक है। बट अगर दो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपने वो फुलफिल कर ली तो एपलेट और रिविजनल कोर्ट में आप ये ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन विच इज़ टू टेरिटोरियल और पिक्यूनरी आप रेस कर सकते हैं। कौन सी दो रिक्वायरमेंट है? पहली है कि वो जो ऑब्जेक्शन आप रेस कर रहे हैं एपलेट या रिविजन लेवल पे, वो आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जहाँ पे आपका केस पहली बार सुना गया था उस कोर्ट में आप रेस कर चुके हैं एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल्ड और एट बिफोर सच सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट वर्ड का मतलब है इशू फ्रेमिंग, या फिर इशू फ्रेमिंग से पहले या फिर बाद में आपने ये जो ऑब्जेक्शन है उस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी आपने रेज करा था। एंड अलॉन्ग विद दैट, अब ये जो दो जुरिस्डिक्शन है एंड लगाए मतलब दोनों फुलफिल होने चाहिए, एंड अनलेस देयर हैज़ बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। देखो दो राइडर्स हैं कि अगर आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे वो ऑब्जेक्शन रेज किया था, कहाँ पे? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में। एंड और जो अगर आपका ये ऑब्जेक्शन सुना नहीं गया तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो आप एपलेट या फिर रिविजनल कोर्ट पे अपना ऑब्जेक्शन एज टू द टेरिटोरियल और पिक्यूनरी रेज कर सकते हैं, वरना सेक्शन 21 बार कर देता है, ऐसे ऑब्जेक्शन एंटरटेन नहीं करता। अब सेक्शन 21A, अब इसमें ए लगा हुआ है तो बेसिकली ये अमेंडमेंट के बाद आया है, ओरिजिनल ड्राफ्ट में ये नहीं था। जब ओरिजिनली एनफोर्समेंट में आया था CPC तब ये सेक्शन 21A नहीं था, ये बाद में आया है। बाद में क्यों आया है? क्योंकि बीच में एक डाउट था, जैसे कि सेक्शन 21 इज टॉकिंग अबाउट कि ऑब्जेक्शन जो है जुरिस्डिक्शन को लेके पिक्यूनरी और टेरिटोरियल आप एपलेट या फिर रिविजनल कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, या एपलेट और रिविजनल में आप ये ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते। तो फिर सवाल ये आया कि रिविजनल या एपलेट में नहीं रेज कर सकते, लेकिन क्या हम एक नया सूट कर सकते हैं जिसमें हम इस न्यू सूट में ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकें, ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सूइंग। अब प्लेस ऑफ सूइंग की इंटरप्रिटेशन ये है कि टेरिटोरियल और पिक्यूनरी दोनों की बात कर रहा है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम प्लेस ऑफ सूइंग है इसलिए। तो हम यहाँ पे दोनों टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब डाउट आया कि सेक्शन 21 इज टॉकिंग अबाउट कि एपलेट और रिविजनल कोर्ट में हम ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, तो जब ये डाउट आया कि आप क्या ये नया सूट फाइल करके जिसमें आप ऑब्जेक्शन ऐसा रेज कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है,
और इस क्वेश्चन पे ना देवर कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस ऑन दैट पॉइंट। तो बेसिकली फिर सेक्शन 21 ने अमेंडमेंट्स इंसर्ट किया, अमेंडमेंट 1976 की थी, जो अब स्पेसिफिकली बोलता है कि कोई नया केस नहीं होगा जिसमें कोई भी डिक्री सेट असाइड नहीं कर सकता कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, बेसिकली ऑब्जेक्शन एज टू पिक्यूनरी और टेरिटोरियल jurisdiction. And with that, we are done with our place of suing का lecture. Thank you everyone.